हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बोकारो और हजारीबाग की तर्ज पर रांची में भी हुआ ट्रेजरी घोटाला। पशुपालन विभाग से करीब 3.5 करोड़ की अवैध निकासी। रांची में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया है। पशुपालन विभाग से जुड़े ट्रेजरी से करीब 3.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। इस मामले में विभाग के हेड क्लर्क मुनिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि संजीव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घोटाले का आंकड़ा पिछले 3 वर्षों के ऑडिट के आधार पर सामने आया है और आशंका जताई जा रही है कि यह राशि और बढ़ सकती है। इस संबंध में कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुनिंदर को गिरफ्तार किया गया। वही संजीव अभी भी फरार है। पशुपालन विभाग के ट्रेजरी के डीडीओ ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जांच में सामने आया कि फर्जी बिल, संदिग्ध भुगतान और दस्तावेजों में हेराफेरी के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। आरोप है कि कर्मचारी अपने ही बैंक खातों में वेतन के नाम पर पैसे लेते थे और फर्जी बिल बनाकर अतिरिक्त राशि की निकासी करते थे। फिलहाल इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जैक ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट। 99.12% परीक्षार्थी हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को कक्षा 11वीं का परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। परीक्षा का आयोजन राज्य भर में 25 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच किया गया था। इस साल कक्षा 11वीं का परिणाम काफी बेहतर रहा। कुल 3,61,683 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जिनमें से 3,58,533 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 3,55,399 विद्यार्थियों को पास किया गया है। इस तरह से कुल पास प्रतिशत 99.12% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 98% था। जैक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार सभी जिलों और विभिन्न डिवीजनों में छात्रों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। अधिकांश विद्यालयों में रिजल्ट बेहतर रहा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उच्च पास प्रतिशत से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। परिणाम जारी करते हुए जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हासदा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 15 अप्रैल को राज्य वित्त आयोग के विस्तार पर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसे नए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक माना जा रहा है, जिसमें सरकार आगामी वर्ष के विकास लक्ष्यों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार करेगी। सचिवालय स्तर पर इस बैठक के एजेंडे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। माना जा रहा है कि इसमें कई लोक लुभावन और नीतिगत प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक का एक प्रमुख एजेंडा झारखंड राज्य वित्त आयोग को अवधि विस्तार देना हो सकता है। सूत्रों के अनुसार आयोग का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, जिससे वित्त अनुशंसाओं की निरंतरता पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार आयोग के पुनर्गठन या वर्तमान सदस्यों को ही विस्तार देने पर निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कई विभागों के लंबित विकास कार्यों और नई नियुक्तियों से संबंधित चर्चा भी संभव है। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों का सीधा असर राज्य की जनता और विकास की रफ्तार पर पड़ेगा। 5 साल बाद झारखंड लौटे इंद्रजीत महतो। हैदराबाद से एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए पूर्व विधायक। सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो करीब 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को झारखंड लौट आए। उन्हें हैदराबाद से एयरलिफ्ट कर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उनके आगमन पर भावुक माहौल देखने को मिला। स्वास्थ्य लाभ के बाद उनकी यह वापसी समर्थकों और नेताओं के लिए राहत और खुशी का क्षण रही। रांची एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कई बड़े नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रांची की महापौर रोशनी खलगो ने उनका स्वागत किया। नेताओं ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और इसे एक भावुक क्षण बताया। इंद्रजीत महतो की तबियत अप्रैल 2021 में मधुपुर उपचुनाव के दौरान गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। उस समय वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लंबे समय तक इलाज चला। लगातार चिकित्सा देखरेख और उपचार के बाद उनकी
स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अब झारखंड वापस लाया गया है ताकि आगे का उपचार उनके गृह राज्य में जारी रह सके। जानकारी के अनुसार आगे के इलाज के लिए उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां विशेष डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती दिवस पर अंबेडकर चौक, डोरंडा, रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का यह शुभ दिन भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए गौरव का क्षण है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। उनके द्वारा की गई संविधान की संरचना को पूरा देश सलाम करता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक महान समाज सुधारक के रूप में गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित सहित सभी वर्ग समुदाय के कल्याण एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सभी को उनके जीवन मूल्यों एवं आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। रांची समेत 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 5 दिनों में तापमान 5 डिग्री बढ़ने की संभावना। इन क्षेत्रों में हल्की बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अब भीषण गर्मी का असर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान पहले ही 35 डिग्री के पार जा चुका है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 17 अप्रैल को पलामू, हजारीबाग के साथ साथ मध्य झारखंड के कई इलाकों, रांची, लोहरदगा और गुमला में हीट वेव चलने की संभावना है। इसे देखते हुए राजधानी रांची सहित कुल 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि संथाल परगना क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 18 अप्रैल को कोल्हान और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि हीट वेव के दौरान विशेष सावधानी बरतें, धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। झारखंड पेपर लीक मामला। बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात। उत्पाद सिपाही परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक का विवाद एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने 12 अप्रैल को आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर विस्तृत चर्चा की और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपे गए 7 सूत्री ज्ञापन में बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि तमाड़ के एक अर्धनिर्मित भवन में परीक्षा माफियाओं द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में वहां से 150 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए और कंप्यूटर, लैपटॉप समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का सौदा तय हुआ था। नेताओं ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद जेएसएससी जैसी संस्था पेपर लीक से इनकार क्यों कर रही है। लातेहार में ग्रामीणों ने रोड निर्माण में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बोले, रेत की तरह बिखर रही है सड़क। गांव का विकास तभी संभव हो पाएगा जब वहां अच्छी सड़क पहुंच पाए। सरकार इससे लेकर लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन संवेदक की लापरवाही और मनमानी के कारण ग्रामीण सड़क निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक मामला लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में देखा जा सकता है, जहां जानू से लेकर साधवाडी तक बन रहे सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पक्की सड़क बन रही है उसकी गुणवत्ता इतनी निम्न है कि वह रेत की तरह बिखर जा रही है। दरअसल लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत जानू से लेकर सधवाडी तक ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य आरंभ है। इस सड़क की स्वीकृति 4 साल पहले ही हुई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ था। इस वर्ष विभागीय दबाव के बाद संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया, लेकिन ग्रामीण का आरोप है कि सड़क की गुणवत्ता अत्यंत निम्न है। पंचायत के मुखिया बहादुर उरांव, ग्रामीण अरुण कुमार ठाकुर आदि लोगों ने आरोप लगाया है कि पक्की सड़क होने के बावजूद इसकी गुणवत्ता काफी निम्न है। पक्की सड़क में जो कालीकरण की गई है वह रेत की तरह बिखर जा रही है। यदि सड़क की स्थिति यही रही तो बरसात के बाद सड़क का नामो निशान नहीं बचेगा। मुखिया समेत अन्य ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान ले और सड़क की गुणवत्ता में सुधार करवाएं, ताकि जिस उद्देश्य से सड़क का निर्माण करा जा रहा है उसका लाभ आम लोगों को मिल सके।
चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, अफीम और डोडा के साथ कई दस्तावेज बरामद। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत रिमी पंचायत के खाखर गांव में पुलिस ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के अमारी गंजू, मनोज गंजू, सरजू गंजू समेत अन्य तस्कर अपने घरों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखे हुए हैं और इसे बाहरी व्यापारियों को बेचने की फिराक में हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सिमरिया एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने खाखर गांव में दबिश दी। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि विशेष टीम ने जब आरोपियों के एक एक घर की तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए। छापेमारी में कुल 8.7 किलोग्राम गीली अफीम, 370 किलोग्राम डोडा और 109 किलोग्राम पोस्ता दाना जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से आरोपियों की आधार कार्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिससे उनकी पहचान पुख्ता हो गई है। हालांकि पुलिस की आहट पाते ही सभी नामजद आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। रांची में यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग। यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक भवन के निकट स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने जुटकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नया कानून स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ भेदभाव करता है और उन्हें एक तरफा तरीके से अपराधी घोषित करने की दिशा में ले जाता है। प्रदर्शन में शामिल समाज सेवियों ने सवाल उठाया कि जब SC/ST वर्ग की ओर से इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी तो 13 जनवरी को यह कानून अचानक क्यों लाया गया। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है, जहां छात्र जाति धर्म से ऊपर उठकर साथ पढ़ते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कानून राजनीतिक स्वार्थ के तहत लाया गया है, जिससे छात्रों के बीच विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लातेहार में ईंट को भिगाने वाले गड्ढे में डूबकर किशोरी की मौत। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के बनवार ग्राम में एक गड्ढे में डूबने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। बताया गया कि यह गड्ढा ईंट को भिगाने के लिए किया गया था। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी पिता निर्मल गंजू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गाँव के समीप स्थित एक ईंट भट्ठे के पास पानी पटाने के लिए गड्ढा बनाया गया था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गड्ढे के गहरे पानी में डूब गई। घटना के बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने उसे बाहर निकाला और तत्काल बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां जांच के दौरान चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवघर में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, 5 मोबाइल फोन व 6 सिम कार्ड बरामद। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 4 साइबर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आम लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह साइबर ठग फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र और सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। ठग भोले भाले लोगों को फोन पर नगद कैशबैक का झांसा देकर ठगी करते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को फर्जी लिंक भेजकर उनके बैंक संबंधी जानकारी हासिल कर लेते थे। निजी अस्पतालों की खामियों और शोषण को करे उजागर, हम देंगे अवार्ड। स्वास्थ्य मंत्री। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने जा रहे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार को पाकुड़ पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि झारखंड के सभी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम हमारे कार्यकाल में हो रहा है और सभी अस्पतालों को और भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों की खामियों को ही मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, जिससे डॉक्टरों का मनोबल टूट रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इतने सारे निजी अस्पताल हैं, वहां पर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, मगर इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में काफी खामियां हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों को ही निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में हो रहे शोषण और खामियों को भी दिखाएं, हम उन्हें अवार्ड देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि चारपाई पर मरीजों को दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है, हमें समय दीजिए, हम व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सम्मेलन, हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मंगलवार को रांची के आर्यभट्ट सभागार में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी थीम पर आधारित कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के मार्गदर्शन में किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची की मेयर रोशनी खलको, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति सरोज शर्मा समेत अन्य उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वक्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सम्मेलन के बाद आर्यभट्ट सभागार से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और नारी सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया गया। गिरिडीह में मंत्री श्री दिव्य ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की नई प्रतिमा का किया अनावरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड सरकार के मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने प्रतिमा का लोकार्पण कर किया। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर परमिला मेहरा, उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत, डीडीसी अस्मिता कुमारी, उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक व डिप्टी मेयर सुमित कुमार समेत शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया और उनके विचारों व अमूल्य योगदान को स्मरण किया। मंत्री श्री दिव्य ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक महान विधिवेता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता और मानवाधिकारों के सशक्त प्रतीक थे। साहिबगंज में यज्ञ मेला में फायरिंग, खिलौना दुकानदार गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के साक्षरता चौक के पास यज्ञ मेला का आयोजन किया गया था। इस दौरान सोमवार रात के 12 बजे अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 19 वर्षीय शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। चाना निवासी शिव कुमार मेले में खिलौने की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। दुकान समेटने के बाद वह खाना खा रहा था, तभी अचानक चली गोली उसके चेहरे के पास ठुड्डी में जा लगी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार गोली लगने से जबड़े की हड्डी क्षतिग्रस्त हुई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस फायरिंग के कारणों की पड़ताल कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास में जुटी है। चाईबासा में सोने के भंडार मिलने के संकेत, 1900 हेक्टेयर में तेज हुआ सर्वे और ड्रिलिंग अभियान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन के नीचे सोने के संभावित भंडार की तलाश ने रफ्तार पकड़ ली है। चाईबासा के परडीहा, परासी और जोंको भंडारिया क्षेत्र में करीब 1900 हेक्टेयर में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सर्वे और ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। यह प्रक्रिया केवल मिट्टी की परतों को नहीं चीर रही है बल्कि उस संभावना को भी परख रही है जो इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की प्रारंभिक रिपोर्ट में यहां उच्च गुणवत्ता वाले सोना होने के संकेत मिले हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर जांच को गति दे दी गई है। इसी आधार पर अब विस्तृत अन्वेषण शुरू किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। रांची स्थित भूतत्व निदेशालय द्वारा एयरबोर्न जियोफिजिकल सर्वे यानी कि हेलीबोर्न सर्वे के माध्यम से जमीन के भीतर खनिज संरचनाओं की मैपिंग की जा रही है। इसके साथ साथ चिन्हित स्थानों पर बोरहोल ड्रिलिंग कर इन संकेतों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। रामगढ़ में संगठित अपराध पर सख्ती, डीआईजी ने दिए कड़े निर्देश। रामगढ़ जिले में बढ़ते संगठित अपराध पर लगाम कसने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में रामगढ़ एसपी कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने की। बैठक में रामगढ़ एसपी अजय कुमार सहित सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीआईजी ने पुलिस अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान डीआईजी अंजनी कुमार ने कहा है कि जिले में सक्रिय संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने अपराधियों की पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर दी शुभकामनाएं, विभाग के कार्यों की सराहना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के महानिदेशक गृहरक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा MS भाटिया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बैज पहनाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों और अग्निशमन सेवा से जुड़े सभी कर्मियों को अग्निशमन सेवा सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अग्निशमन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह विभाग आपदा की घड़ी में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। धनबाद में पूर्वा एक्सप्रेस से गिरे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल, डोकरा होल्ड के पास हुआ हादसा, SNMCH में भर्ती। दिल्ली से हावड़ा जा रही पूर्वा एक्सप्रेस से गिरकर एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मंगलवार को डोकरा होल्ड से कुछ दूरी पर पोल संख्या 226-18 के पास हुई। दोनों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMCH में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार दंपति जनरल कोच में यात्रा कर रहा था और वॉशरूम की ओर जा रहा था। इसी दौरान पति का संतुलन बिगड़ गया और वे गिरने लगे। पति को गिरता देख पत्नी ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह भी अपना संतुलन खो बैठी। परिणाम स्वरूप दोनों चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। हादसे में उन्हें शरीर पर गंभीर चोट आई है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घायलों को घटनास्थल से उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उनके निवास स्थान की जानकारी मिल सकी है। झारखंड फार्मेसी काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन। आज 15 अप्रैल को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कार्यालय के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। यह प्रदर्शन 15 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन भी शामिल है। JLKM ने बताया कि काउंसिल में प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त प्रशांत कुमार पांडे का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद वे पद पर बने हुए हैं। इसी प्रकार काउंसिल के अध्यक्ष विमलेश कुमार दुबे एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि काउंसिल में कई निर्णय नियमों के विरुद्ध किए जा रहे हैं और फार्मेसी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की कमी है। इसके विरोध में 15 कमी है। इसके विरोध में 16 अप्रैल को काउंसिल कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में काउंसिल के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द करना, अवैध रूप से लिए गए निर्णयों को निरस्त करना और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देवघर पहुंचे। बंगाल चुनाव पर्यवेक्षक ने सत्संग आश्रम में आचार्य देव से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बंगाल चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव मंगलवार को देवघर पहुंचे। उनके साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी थे। यह दौरा पश्चिम बंगाल चुनाव की सरगर्मी के बीच हुआ है। देवघर पहुंचने के बाद भूपेंद्र यादव सीधे सत्संग आश्रम गए। वहां उन्होंने आचार्य देव से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनावी माहौल में धार्मिक स्थलों का दौरा और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जाता है। देवघर का सत्संग आश्रम देश भर के नेताओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है, जहां चुनाव से पहले कई नेता आशीर्वाद लेते आते रहे हैं। देवघर में बढ़ती इस राजनीतिक हलचल से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभाव अब झारखंड के इस धार्मिक शहर तक भी पहुंच गया है। आने वाले दिनों में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के भी देवघर आने की संभावना है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर गेट जाम। स्थानीय युवाओं के रोजगार की मांग पर बंटी सिंह गुट का प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के मुख्य गेट को मंगलवार को बंटी सिंह गुट ने जाम कर दिया। यह प्रदर्शन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर किया गया, जिससे कंपनी का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। गेट जाम होने के कारण बी शिफ्ट के कर्मचारी कंपनी में प्रवेश नहीं कर पाए। वहीं ए शिफ्ट के कर्मचारी ड्यूटी पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक परिसर के अंदर फंसे रहे। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या
में पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शनकारियों की संख्या और उनके रूप को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई से परहेज किया और बातचीत के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बंटी सिंह ने कंपनी प्रबंधन और यूनियन पर मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है और कर्मचारी पुत्रों को भी बहाली प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष है। बंटी सिंह ने चेतावनी दी है कि जब तक स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसे और तेज किया जाएगा। जेएसएससी को 6 साल से नहीं मिला नियमित अध्यक्ष, 2 महीने से सदस्य का पद भी खाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी पिछले कुछ वर्षों से लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा को लेकर विवादों में आता रहा है। 11 अप्रैल को भी जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर विवाद में आया। प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा। 159 अभ्यर्थी और सोलवर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए। जेएसएससी सीजल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के बाद फरवरी 2020 में इसके तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने बगैर देर किए वित्त सचिव प्रशांत कुमार को जेएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। उस समय से जेएसएससी को अब तक नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सका है। सरकार अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से ही जेएसएससी को खींचता चला जा रहा है। उस स्थिति में जब जेएसएससी में प्रतियोगिता परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। नीम पर करीला वाली स्थिति यह भी है कि जेएसएससी में अध्यक्ष के अलावा सदस्य के 2 पद हैं। एक पद पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोती जॉर्ज लकड़ा पदस्थापित हैं, जबकि दूसरे सदस्य प्रताप चंद्र किचिंगिया का कार्यकाल लगभग 2 माह पूर्व ही पूरा हो चुका है। इस तरह जेएसएससी प्रभारी सदस्य और एक सदस्य के हवाले है। गढ़वा में छात्रा को बंदूक की नोक पर अगवा कर गैंगरेप का आरोप, बॉयफ्रेंड और बहनोई पर केस दर्ज। गढ़वा में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ पहले पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद शादी का ढोंग रचकर उसके साथ दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता डंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और पलामू के पनेरी बांध में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसी के बगल के कमरे में पलामू जिले के रहने वाला 18 वर्षीय राहुल चौधरी भी रहता था। आरोप है कि एक दिन छात्रा को अकेला पाकर राहुल ने पिस्तौल के बल पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया। इस घटना से डरी सहमी छात्रा अपने गांव लौट आई थी। पीड़िता के अनुसार 4 अप्रैल को जब छात्रा के माता पिता घर पर नहीं थे तब आरोपी राहुल चौधरी अपने बहनोई आलोक चौधरी के साथ उसके गांव पहुंचा और उसे जबरन अगवा कर पलामू ले गया। वहां आरोपी की बहन पूजा देवी और बहनोई की मौजूदगी में छात्रा की मांग में जबरन सिंदूर भरकर शादी का ढोंग रचा गया। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि वहां से वापस ले जाने के बहाने राहुल और उसके बहनोई आलोक ने उसे गांव के समीप तहले नदी के पुल के नीचे ले जाकर बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गहन जांच में जुट गई है। रांची में प्रशासनिक अनुमति न मिलने से ऑटो चालकों की बैठक स्थगित, अब 19 अप्रैल को होगी। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की 15 अप्रैल को होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्रदेश महासंघ अध्यक्ष दिनेश सोनी के अनुसार प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब अगली बैठक 19 अप्रैल को होगी। दिनेश सोनी के अनुसार टाटी सिलवे और कांटा टोली मार्ग पर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑटो परिचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान ईएफ ग्राउंड टाटी सिलवे में बैठक आयोजित कर यात्री भाड़ा निर्धारण, मार्ग चयन, सदस्यता शुल्क वसूली और एजेंटों द्वारा की जा रही अवैध वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन टाटी सिलवे थाना और एसडीओ कार्यालय से बैठक की अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके चलते सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अगली बैठक 19 अप्रैल को नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन चौक पर आयोजित की जाएगी। इसमें ऑटो चालकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अंडर 18 एशिया कप की तैयारी, झारखंड के 11 खिलाड़ी भारतीय हॉकी कैंप में चयनित। अंडर 18 एशिया कप 2026 की तैयारियों के तहत आयोजित होने वाले सब जूनियर भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के कोचिंग कैंप में झारखंड के कुल 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें 8 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। यह कोचिंग कैंप 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भोपाल स्थित साइंस सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह कैंप 19 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले अंडर
अंडर-18 एशिया कप के लिए खिलाड़ियों की अंतिम तैयारी के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। देश भर से महिला और पुरुष वर्ग में 40-40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनमें झारखंड के खिलाड़ियों की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है। महिला टीम में झारखंड की सुगन सांगा, संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, अंकिता लकड़ा, श्रुति कुमारी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो और प्रीति बिलुंग को जगह मिली है। वहीं पुरुष टीम में आशीष तानीपूर्ति, प्रेमचंद्र सोय और जयसन कंडुलना का चयन हुआ है। झारखंड के 11 खिलाड़ियों का एक साथ चयन होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालक गोलीकांड, 2 अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, हिरासत में संदिग्ध। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उनके पति को अपराधियों ने सोमवार को गोली मार दी थी और उससे 3 लाख रुपए लूट लिए थे। इस पूरे मामले में प्रज्ञा केंद्र संचालक शमा प्रवीण के फर्द बयान के आधार पर 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। पुलिस ने फायरिंग की घटना के मामले में संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस को अपराधियों के विषय में कई जानकारी मिली है, जिसके बाद कई इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है। दरअसल शमा परवीन लातेहार के बरवाडी में रहती हैं और पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार के इलाके में प्रज्ञा केंद्र का संचालन करती हैं। सोमवार को वह अपने पति के साथ प्रज्ञा केंद्र जा रही थी। इसी क्रम में हुंटार स्टैंड के पास बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट करने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में शमा परवीन को पैर में गोली लगी थी, जबकि उनके पति के कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। उस बीच अपराधियों ने शमा परवीन के पति को पिस्टल के बट से पीटा था। गिरिडीह के जरीडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी तेज, डीसी ने लिया जायजा। गिरिडीह के जरीडीह में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल, मंच व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा प्रबंधन का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाए। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 16 अप्रैल को मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा जरीडीह इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। देवघर में बाबा साहेब की जयंती पर निकाली गई रैली, एसपी ने किया माल्यार्पण। देश भर में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। देवघर में भी बाबा साहेब की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न चौक चौराहों पर जुलूस निकालकर उन्हें याद किया गया। रैली में शामिल भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि बाबा साहेब ने भारत के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई है ताकि उन्हें बराबरी का दर्जा और उनका हक मिल सके। मौके पर नंदूदास, गोपाल दास, अंग्रेज दास, केडी दास और सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर देवघर एसपी सौरभ ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। झारखंडी लोक कला का गौरव बढ़ा, गायक डॉक्टर लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाई को गुरु रत्न सम्मान। झारखंड के नागपुरी लोक संगीत जगत के प्रख्यात गायक डॉक्टर लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाई को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित गुरु रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 14 अप्रैल को भारत के गवैयों संस्था की ओर से प्रदान किया गया। डॉक्टर बड़ाई को यह गौरव नागपुरी लोक संगीत के संरक्षण, संवर्धन और इसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाने के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान समारोह ने झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक नई मजबूती प्रदान की है। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी उपस्थित रही। उन्होंने डॉक्टर बड़ाई को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे वरिष्ठ कलाकार हमारी संस्कृति और परंपरा के सच्चे संवाहक होते हैं। महुआ मांझी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि लोक संगीत हमारी पहचान का अटूट हिस्सा है और डॉक्टर बड़ाई जैसे व्यक्तित्व इससे युवा पीढ़ी के लिए सहेज कर रखने का महान कार्य कर रहे हैं। रांची के मैक्लुस्कीगंज से आर्म्स एक्ट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। मैक्लुस्कीगंज इलाके से पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम रुस्तम अंसारी और जैद अंसारी है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक 4 चक्का वाहन और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जांच की। जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि एक वाहन
वाहन के साथ कुछ लोग बारात जा रहे हैं। वाहन की जांच की गई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। इन लोगों को चेक किया गया जिसमें पिस्टल और गोली बरामद हुआ। पिस्टल के कागजात मांगने पर नहीं दिया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। पलामू के लेसलीगंज में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवक घायल। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा गांव में मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान आनंद कुमार पासवान 25 वर्षीय निवासी ओरिया, आनंद कुमार पासवान 22 वर्षीय निवासी चटकपुर और विवेक कुमार पासवान 27 वर्षीय निवासी लोटवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार बाइक से घर से घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान लोटवा गाँव स्थित पूर्व प्रमुख के घर के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी और सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद भी तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।